औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बाय डिफ़ॉल्ट करप्ट नहीं हैं, हम करप्ट कौम नहीं हैं, लेकिन हमारे पास करप्शन जो है वो हमारे माशरे में एक नासूर की तरह, एक कैंसर की तरह मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर चुका हुआ है। कोई स्वीपर है, कोई एसडीओ है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई भी किसी भी सीट पे बैठा हुआ बंदा जो है, 99% लोग करप्ट हैं। करप्शन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पैसे लेते हैं काम करने के लिए, या आप किसी को फ़ायदा देने के लिए रकम लेते हैं, नकद रकम लेते हैं, तोहफे तहफ़ लेते हैं, तो वो करप्शन है। करप्शन तो ये भी है कि आपको जिस काम की, जिस पोस्ट की तनख्वाह मिल रही है, आप उसको पूरा टाइम नहीं देते हैं, उसको ईमानदारी के साथ चलाते नहीं हैं, और उसके जो आपके मातहत हैं, आप उनका हक़ उनको अदा नहीं करते, ये भी एक करप्शन है। करप्शन की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और हर सूरत ख़तरनाक है। अगर आप टाइम नहीं देते हैं, पब्लिक के काम रुकते हैं, ये करप्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर वो लोग जो पैसे लेके काम करते हैं, वो तो खुली करप्शन है। आज का मौजू हमारा करप्शन है, और हमारे जो चैनल है उसका एक माटो ये है कि हमने स्ट्रीट लेवल की लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर करना है। इस सिलसिले में आज हमारा प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शेखुपुरा में मुबैना तौर पे होने वाली करप्शन और उसमें इस्तेमाल होने वाले मोरों और जालसाजियों से पर्दा उठाने के लिए हमने थोड़ा सा एक स्टेप उठाया है। और उसमें जो हमारे दोस्त हैं जो उन्होंने काम किया है इस स्टोरी पे, ताहिर खान साहब हैं, एक मंझे हुए सहाफ़ी हैं, और इन्वेस्टिगेटिव जो सहाफ़त है वो इनका शौक़ है। और इसी सिलसिले में उन्होंने जब इस पे किया, नज़र दौड़ाई और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की करप्शन को पकड़ना चाहा, तो फिर इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने क्या देखा और वहाँ पे क्या होता रहा है, अफसरान बाला ने क्या किया, और जो बाख्तियार लोग थे उन्होंने क्या किया, किसको कितना फ़ायदा पहुँचा, कंपनियाँ कैसी थीं, सीडीआर्स कैसे बनी, कौन कौन मुलव्वस था, और उसका एंड क्या हुआ, और अब वो किस नहज पे बैठा हुआ है। ये जो बजट का जो माली साल होता है उसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का बहुत एहसान। अच्छा खान साहब, आपने ना एक बड़ा जान जोखों वाला काम किया। आप अस्पताल में घुसे और फिर आपने वहाँ पे अपने सोर्सेस पैदा किए, आपको करप्शन के कुछ सबूत मिले। तो ये कौन से माली साल की थी? 2020 की थी या पीछे भी? ये शकील साहब 20 ये सिलसिला तो वैसे जो मेरे नॉलेज में आया है 2017-18 से शुरू था। सही सही। लेकिन जिसके हमारे पास शवाहद इकट्ठे शुरू हुए वो 20-21 के थे। 20-21 के थे, ठीक हो गया। 20-21 में यहाँ पे एक फार्मेनेस कंपनी, उस दौर में एमएस थे हमारे अजहर अमीन साहब यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वो जो बुजुर्ग थे दाढ़ी वाले, माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ठीक हो गया। माशाल्लाह। जितनी उन्होंने बारिश थे और जितनी उनका बारौनक चेहरा था, उनके काम भी माशाल्लाह उतने ही बारौनक, यानी करप्शन के भी बादशाह थे। करप्शन के भी ठीक बादशाह। ठीक ठीक। उन्होंने अपने मंजूर नज़र लोगों को नवाजने के लिए एक उस शख्स को जाली सीडीआर्स पे काम दिया जिसके पास पेमेंट ही नहीं थी। सही। उसने जाली सीडीआर्स बनाई, और जाली सीडीआर्स कम से कम वो जो बनी वो 35 से 40 लाख की बनी। अच्छा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था? कोई रिकॉर्ड नहीं था, बैंक रिकॉर्ड नहीं था, सही, किसी जगह पे नहीं था। और उन्होंने नवाजा इस तरह कि उस सीडीआर्स पे बाकायदा उनको बिटें अलाट की, यानी कि यहाँ पे अस्पताल में टेंडर्स को बिटें कहा जाता है। सही है, सही। बिटें अलाट की, और उस साल की जो बिटें थी उसमें 14 बिटों में से 13 बिटें उस शख्स के पास गई जो क्वालिफाइड ही नहीं था। जो क्वालिफाइड ही नहीं था। सही। फिर उसके खिलाफ जब लोगों ने एप्लीकेशन देनी शुरू की, जिसमें एक अलहम्द नामी कंपनी भी थी, जब उन्होंने उस पर एप्लीकेशन दी, इन्होंने क्या किया, बैठ के मेल मिलाप करके एक दो काम उसे दे दिए कि यार तू भी सब्र कर, तू भी खा। अच्छा, रल के खाने हैं। रल के खाने हैं। ठीक ठीक। हमारा अलमिया ये है कि उसके ऊपर जब हमने आवाज़ उठानी शुरू की, स्टिल अभी तक, और मज़े की बात यह है कि स्टिल अभी तक वो कंपनी वर्किंग में है
जिसने जाली सीडीआर दी और जिसके ऊपर इतनी दरखास्तें, इवन के मैंने खुद दी। एंटी करप्शन में गई, सेक्रेटरी हेल्थ के पास गई, मेरे ख्याल में जितनी उसकी खबरें चली, जितनी उसकी लगाई, ये माफिया इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल था कि इनकी ना कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। सही। वो कंडीशन वही हुई कि मुझे एक टाइम पे, मैं आगे बात करने से पहले, एक डीजी एंटी करप्शन का जो था, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जो थे, जिनके पास मेरी इंक्वायरी गई, वहाँ से जाके उन्होंने कहा, उसने उसे जब उसे फाइल किया ना, फाइल करके उसने कहा जी इसकी इंक्वायरी हो चुकी है। उसे फाइल करके एक लेटर लिख के जब ऊपर भेजा तो मैंने उस पर एलिगेशन लगाया कि जनाब इस पर इंक्वायरी नहीं हुई, ये तो हमने नई दरखास्त दी है मौजूदा साल की। उन्होंने कहा जी छोड़ दो, किस काम नूं पै गए हो तुसी खान वाले वधा रहे हो, ये तो दुनिया रज गई है। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी थी कि वो यहाँ की लोकल जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो कहते हैं यार लोगों ने तो, उन लोगों ने भी गाड़ियाँ ले ली जिन्होंने कभी गधा रेडी का तस्वर नहीं किया, हॉस्पिटल से ली। और मजे की बात ये कि जिस बंदे की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 2020-21 में उसने जाली सीडीआर के ऊपर टेंडर लिए, उस टाइम उसकी माली कंडीशन और मौजूदा माली कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। सही। आज वो एक लैंडलॉर्ड है, आज वो एक बाइख्तियार आदमी है, माफिया बन चुका है। सही। और मेरे ख्याल में हॉस्पिटल की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें उन्होंने करप्शन ना की हो। हॉस्पिटल के खाकरोब से लेके, उसके एक बल्ब से लेके, उसकी आने वाले एक गैस सिलेंडर तक, हर चीज़ में करप्शन हुई। आज भी उसका रिकॉर्ड चेक करें, साद इंटरप्राइजेज, मुनीब इंटरप्राइजेज और इसी तरह की 5-6 कंपनियां और हैं जिनके नाम मैं आपको दे सकता हूं कि इनको रिकॉर्ड चेक किया जाए, कहाँ कहाँ पे वो क्वालिफाइड हैं। नॉन क्वालिफाइड लोगों को क्वालिफाइड करके टेंडर दे के, और मज़े की बात यह है कि उनका काम पूरा होने के हुआ नहीं, यहाँ उन्हें काम अलाट हुआ, वहाँ उन्हें पेमेंट चली गई। इतनी फास्ट पेमेंट तो पाकिस्तान में जिंदगी में मसला ये होगा ना कि वो जो देने वाले साहब थे उन्हें ये होगा कि मैं ट्रांसफर हो गया तो खाएगा कौन, मैं पहले ही कमीशन अपने। सर जो हमारी नॉलेज है, हमारा जो है 20% का मुतलका MS शेयर होल्डर था। अच्छा, नहीं वो अजहर अमीन तो ट्रांसफर होकर चला गया, उसके बाद आने वाला जो MS था, आने वाला भी कोई आपके साथ कोऑपरेट किया कि मतलब ऐसा होना चाहिए? आने वाले डॉक्टर गुलाम मुस्तफा थे ना, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब को हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी एक मजबूरियां थी, कह लें कि वो अपने पेटी बंद भाई को बचाते बचाते इस नहज पे पहुंच गए कि एंड पे उन्हें भी जाना पड़ गया। नहीं, उन्होंने तो वो चले तो गए, लेकिन उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि मुझे सीट पे चिपका रहा हूँ। हाँ। वो सीट सर जाते जाते वो भी तो परसेंटेज ले गए ना। हाँ, ये भी है ना, मिचोरी अभी खाता हुआ होगा ना। हाँ, सही है, जाते जाते वो भी परसेंटेज ले गए। अच्छा, आपको इसमें क्या हर्डल्स क्या पेश आई, ये सारा कुछ करने में आपको क्या, मतलब आपको मुश्किलात क्या थी, कहाँ पे किसी ने आपको थ्रेट किया, किसी सर ने इसमें मेरे ख्याल में जितनी धमकियां, जितनी चीज़ें, लोगों ने कहा कि मर जाएगा, जाते जाते कहीं से अंधी गोली आएगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हारे साथ हो क्या गया। अच्छा। लेकिन एक मिशन था, एक सोच थी कि शायद हमारा हॉस्पिटल बेहतर हो जाए, उसके लिए अभी तक लगे हैं, लेकिन उसने, उन चीज़ों ने मुझे हर्ट किया। हर्ट इसलिए किया कि हमने इतनी मेहनत करके उसके प्रूफ निकाले, उसको सब कुछ मंजर आम पर लाए, और उसका नतीजा गवर्नमेंट लेवल पे ज़ीरो। यानी कि मुक़्तदर हलकों ने कुछ नहीं किया। हमारे डीसी साहब मुतलका उस टाइम के राना शकील साहब थे, हम उनके पास पेश हुए, उन्हें सारी चीज़ें बताई, उन्हें कहा जी इसे चेक करें, ये चेक एंड बैलेंस करें, यहाँ पे बहुत सारा ब्लंडर है, करोड़ों रुपया, 14 करोड़ रुपए का फंड आता है हॉस्पिटल में सालाना, 14 से एक्स्ट्रा ही होगा। तो खान साहब वहाँ पे तो बिजली का बिल भी मेरे ख्याल 1.5-2 करोड़ रुपए मेरे मालूमात के मुताबिक वहाँ पे पेंडिंग है। मसला ये है कि पेंडिंग तो वो रहेगा जब वो आपका फंड आया, बंदर बांट हो गई, वहां पे मेडिसिन भी शॉर्ट हो गई, वहां पे ये हर चीज शॉर्ट हो गई। अब आप क्या समझते कि सिर्फ MS ही करता था या वहां पे कोई और सेटअप भी है, कुछ लोग उसके कंधा देने वाले भी हैं? उसे कंधा देने वाले बाकायदा एक माफिया है, ये मैं ना, यानी वो हॉस्पिटल का अमला है? अमला भी है और अमले के अलावा लोग भी हैं, और मैं कहते हुए इंतहाई शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि उसमें से कुछ हमारे
आपके पेटीबंद भाई भी हमारे हैं, साथी पेटीबंद भी भाई भी हैं ऐसे जो उसमें मुलव्वस हैं और बड़े ढिठाई से मुलव्वस हैं। उन्हें इस चीज़ का नहीं एहसास कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल मैं उस चीज़ पे नहीं आता। लेकिन चीज़ ये कि यहाँ पे ओवरऑल जो था वहाँ पे अकेला एमएस कुछ नहीं कर सकता, उसकी पूरी प्रोक्योरमेंट कमेटी। वो जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसका सुना है कि वो जो बंदा जो करता था वो टेक्निकल जिसको वो क्या हाँ कहते हैं, वो भी उस शोबे से नहीं था। वो भी उस शोबे से नहीं था, वो एक फार्मासिस्ट था, उसे वहाँ पे लगाया हुआ था, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर लगाया हुआ था। और वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की सीट पर 4 साल कायम रहा। अच्छा, 4 साल में करप्शन की इंतहा हो गई और किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने पूछा तक नहीं। और हमारे सोर्स के मुताबिक डीजी प्रोक्योरमेंट तक पेमेंट जाती रही है। तो अभी अभी किस स्टेज पे है वो आपकी इंक्वायरी, या अभी को मामला सर चल रहा है? हमारी इंक्वायरी पर लास्ट स्टेज पे ये कंडीशन थी कि हमें ना पता लगा था कि जी सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से एक कमेटी बिठाई गई है जो चल रही है, उसमें तफ्तीश कर रही है डायरेक्टर लेवल्स पे। और अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं हुई, और ये पता नहीं कौन सी इंक्वायरी है जिसमें मुद्दई को कॉल नहीं हो रही। तो ये कितना अर्सा हो गया इस बात को? इस बात को कम से कम कह लें कि मुझे जब डायरेक्टर लेवल की स्टोरी का पता लगा था कि जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उस बात को भी अब तकरीबन 3 से 4 माह हो गए। इस दरमियान में आप ये कह सकते हैं कि हमने एप्लीकेशन दायर की थी डीजी एंटी करप्शन को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, देखें इन्हें, ये मामलात यहाँ से बहुत ख़राब हैं। लेकिन बाइख्तियारी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि हमें जो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जो मेरा वो केस देख रहा था, जो इंचार्ज था, वो मुझे कह के उसने बगैर मुझे बुलाए, बगैर मुझसे पूछे, मुझे सिर्फ एक कॉल हुई जिसमें उन्होंने कहा जी आप अपनी चीज़ें दे दें। मैं कागज़ दे के गया, उसके बाद उन्होंने खुद ही लिख के भेज दिया कि हमने इस केस को पहले वाइंड अप कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर सकते। मैं वहाँ चीखता रहा और उसने जनाब मुझे कहा कि आप सिर्फ खाने वाले बंदे बढ़ा रहे हैं, इसका कुछ नहीं होगा, जितना पैसा वो फेंकते हैं आप फेंक सकते हैं, आप तो सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, ये एंटी करप्शन वालों के अल्फाज? एंटी करप्शन वालों के अल्फाज थे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि जो मैं लफ्ज़ कहता हूँ कि हम बाय डिफ़ॉल्ट करप्ट नहीं हैं, बाय नेचर करप्ट हो गए, बाय नेचर करप्ट हो गए, बाय नेचर करप्ट हो गए। सही है, सही है। यानी कि हम बस उस दौर में बैठे हुए हैं जहाँ पे सब कुछ पैसा ही है। पैसा है, बिल्कुल वही कंडीशन है। तो अब वैसे ओवरऑल जो वहाँ पे हॉस्पिटल की हालत है, आप उससे मुतमईन हैं कि जहाँ वो इंतज़ामिया सही काम कर रही है? मैंने तो सुना है कि वो जो साइकिल स्टैंड है उसका भी कोई मामलात हैं। साइकिल स्टैंड स्टे पे चल रहा है, स्टे पे चल रहा है उसका, यानी पैसा जमा नहीं हो रहा। सर उसका ये तीसरा साल हो गया, साइकिल स्टैंड स्टे पे चल रहा है। और कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने लेटर मांगा, हमें लेटर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जी ये 4 साल के लिए ठेके पे दिया गया। मुझे आज ठेका तो सालाना होता है। मुझे गवर्नमेंट का कोई टेंडर दिखा दें जिसमें 4 साल का यकमुश्त ठेका होता हो, मैं उनकी बात मान लेता हूँ। सालाना ठेके होते हैं। हर चीज़ में ब्लंडर है, डॉक्यूमेंट्स को देखने नहीं दिया जाता, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर आज भी कोई भी ईमानदार आदमी आज भी सही तरीके से ऑडिट करे, पिछले 4 से 5 साल का, आने वाली ऑडिट टीमें भी फंसती हैं, प्रोक्योरमेंट कमेटी के जितने मेंबरान हैं वो भी फंसते हैं, जितने एमएस गुजर के गए वो भी फंसते हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पे करोड़ों का स्क्रैप था, कहाँ गया? नहीं, उसका तो वो उन्होंने कोई बनाई होगी ना, वो कमेटी रिपोर्ट वगैरह बनाई होगी, जब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं वो उसको अच्छा, मजे की बात ये है कि आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, जो भी रिकॉर्ड उसका होगा, हॉस्पिटल के अंदर के जो था ना सारा स्क्रैप, उसका रिकॉर्ड शो करेंगे। जो मुख्तलिफ RXC और THQ में पड़ा था सामान, उसका रिकॉर्ड किधर गया? सही। आज तक हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया, किसी ने, हमने मांगा उनसे रिकॉर्ड, हमें किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी वो सारा उसी में था। हमारे पास उस चीज़ के प्रूफ थे कि ये जो DHQ में सामान पड़ा था स्क्रैप का, उसके अलावा RHCs में, THQs में इन्होंने सामान स्टोर्स किए हुए थे स्क्रैप्स के। और स्क्रैप की मद में आप यकीन माने कि बिल्कुल न्यू, कोई फॉल्टेड नहीं, न्यू बेड, इलेक्ट्रिक बेड, सब गायब हो गए। सही, यानी कि वो सारा कुछ ही हड़प हो गया।
यानी कि वो कंडीशन वही, जिसकी गंगा उसकी भैंस, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि अभी आप समझते हैं कि इसमें अभी मतलब कोई अलिफ बे वाला चक्कर भी नहीं हुआ और बस सारा कुछ वाइंड अप हो गया? नहीं, अलिफ बे वाला भी नहीं। बेसिक ये होता है कि अगर अलिफ बे भी होती ना तो कम से कम किसी को पता होता, अस्पताल किसी नहज पे चल रहा होता। आज भी आप देखें, आज भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप हॉस्पिटल का विजिट करें, ट्रामा सेंटर का विजिट कर लें, वहां का जो फर्श था, उसकी टाइल्स थी वो बिल्कुल सही थी। उन्हें किस बेस पे वो खड़ा गया? क्या वो टूट गई थी? क्या उन्हें वो बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई थी? उन्हें उखाड़ के फिर नई टाइल्स। अगर इतना ही पैसा है अल्लाह के बंदो तो मेडिसिन शॉर्ट क्यों करते हो? हाँ, इंसुलिन नहीं मिल रही है बड़े दिनों से, मेडिसिन शॉर्ट है आपके पास, डॉक्टर्स का आपको मेडिसिन नहीं दे पा रहे लोगों को, और पैसा आप डेवलपमेंट पे कभी दीवार उठा रहे हैं, कभी उसे तोड़ रहे हैं, कभी दीवार उठा रहे हैं, कभी फर्श लगा हुआ है उसे तोड़ रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। सिर्फ मेन क्या चीज़ है, आपने पैसा खाना है, जहाँ से आपको पैसा मिलेगा वो आपने काम करना है। जहाँ पे इंसानी खिदमत है वो काम, तो इंसानी खिदमत का नाम तो सिरे से ख़त्म हो गया ना। हमारे हॉस्पिटल में आप यकीन माने कि ये जो है मेडिकल बनता है, मेडिकल बोर्ड तक बिका हुआ है, रेट्स हैं, आप जहाँ चाहें जिस चीज़ का चाहें, मेडिकल को जहाँ चाहें, जिस तरफ चाहें, जिस टाइम चाहें तब्दील करवा सकते हैं। देखें जी, ये खान साहब का एक छोटा सा हमने इंटरव्यू किया और हमने खिदमत खल्क के उस इदारे का जिक्र किया जहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे फरिश्ते काम करते हैं। जो डॉक्टर होता है वो हमारे लिए बड़ा बाबरकत और बाइस इज़्ज़त शोबा है कि जी वो हमें पता होता है कि हमारे पेशेंट की जान बच जाएगी। लेकिन खान साहब का एक अपना एक्सपीरियंस है और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वहाँ पे जो नीली परियां लगी हुई हैं ना, जो वहाँ पे वार्ड में खड़ी होती हैं, टोपी पहनी होती है और वो गेट के पास बैठी होती हैं, वो भी करप्ट हैं। उनको भी ड्यूटी लगाया जाता है, वो अपनी पोस्टिंग करवाती हैं, जैसे वो करवाते हैं ना, एसडीओ वगैरह करवाते हैं, वो इंजीनियर्स करवाते हैं कि जी इतने पैसे दो, मुझे एसएचओ लगा दो जी। वो भी जी जो जहाँ पे सीरियस पेशेंट्स आते हैं, आईसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, तो वहाँ पे जो परियों की ड्यूटी लगती है गेट पे, या जो वहाँ पे देव आके खड़े होते हैं, जो गार्ड्स खड़े होते हैं, वो बाकायदा अपने ठेकेदार को पल्ले से पैसे देते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं वो इतने फ़ंड जनरेट करते हैं कि अपनी तनख्वाह के अलावा, तनख्वाह तो उनकी पत्नी उन्हें वो लेते भी हैं कि नहीं, लेकिन वो तनख्वाह से दुगने पैसे अपने मालकान को, ठेकेदारों को और अपने अफसरान को खिलाते हैं, हमें यहाँ पे ड्यूटी दे दें। इसका मैं छोटी सी एक मिसाल दे सकता हूँ कि एयरपोर्ट पे जो होते हैं लोडर्स जो होते हैं, या जिनको हम कुल्ली कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, वहाँ पे जो ठेकेदार के होते हैं, जो लोडर्स होते हैं, वो जो वहाँ पे पोर्टर्स जिनको कहते हैं, वो ठेकेदार को पैसे देते हैं कि हमें जो है ना वो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसके टाइम पे ड्यूटी दी जाए, क्योंकि वहाँ से जो टिप मिलती है वो टिप इतने मतलब रुपयों में होती है कि वो अपने जो है अच्छी भली जेब गर्म करते हैं, उसमें से ठेकेदार को देते हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं। और जो गवर्नमेंट के पोर्टर्स होते हैं उनकी तनख्वाह है, और उनको भी खैर मिलती तो होगी, कोई ना कोई बख्शिश मिलती तो होगी, लेकिन पोर्टर्स भी ठेके पे चलते हैं एयरपोर्ट्स पे। हमारा सारा निज़ाम ठेके पे है। मैं कहता हूँ यार ये थाना, पुलिस, कचहरी सारा कुछ ठेके पे चढ़ा दें और ठेकेदारी निज़ाम मुल्क में ले आए, शायद बेहतरी हो जाए। क्योंकि करप्शन की एक छोटी सी कहानी इन्होंने सुनाई है, हम इनसे रोज़ कहानियाँ सुना करेंगे, क्योंकि अभी ये काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों पे काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे प्रोग्राम करने से पहले बताया कि मैं एजुकेशन पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, एजुकेशन का जो है वो उसको देख रहा हूँ, तो उसके लिए इन्होंने सींग फंसाए हुए हैं। सींग फंसाने वाली बात है, क्योंकि सच बोलना हमारे माशरे में जुर्म समझा जाता है और उसकी सज़ाएँ भी होती हैं। जैसे अरशद शरीफ को सज़ा मिली, हमारे और बहुत सारे सहाफ़ियों को सज़ाएँ मिली। पिछले दिनों हमने PFU के जो है प्लेटफार्मों से एहतजाज भी किया कि हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ FIRs दी जाती हैं, उनको घसीटा जाता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन ये भी एक जिहाद है, ये जिहाद कर रहे हैं कि करप्शन जो है वो मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। शायद ये इसमें कामयाब हो जाएं, चलें नहीं भी होते हैं तो अपने इसी की जो डुगडुगी है वो तो बजा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। आप कोशिश कीजिएगा हमारे प्रोग्राम को, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, शायद किसी का ज़मीर जाग जाए और वो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला सके। अल्लाह हाफ़िज़।